हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्नड एस्टर सिंथेसिस। इसे हम होमोलोगेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है होमोलोगेशन का? मींस कि जो भी हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, जो यहाँ हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसको हम एक कार्बन एटम से इंक्रीज कर देंगे। मींस उसकी जो चेन लेंथ है कार्बन की वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 1 मिथिलीन ग्रुप। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम आर्नड एस्टर सिंथेसिस, तो यहाँ पे आपके पास जो बीच में एक CH2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब पहले यहाँ पे देखिए जो भी R के नंबर ऑफ कार्बन होंगे और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल स्टेप में नहीं है लेकिन मल्टीपल स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड के साथ और एक एसिड क्लोराइड की सिंथेसिस कर देगा। ठीक है, फिर ये एसिड क्लोराइड जो है वो डाईएज़ोमीथेन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे डाईएज़ोमीथेन जो है हमें वो एक्सेस में लेनी होती है। क्यों लेनी है उसका रीज़न मैं बताती हूँ। ठीक है, डाइज़ोमीथेन के साथ रिएक्ट करेगा और अल्फा डाइएज़ो कीटोन बनाएगा। फिर ये जो अल्फा डाइएज़ो कीटोन है वो इन दी प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड या फिर कोई और जो कैटालिस्ट हैं वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोलाइडल प्लैटिनम या फिर कॉपर, है ना, ये वाले कैटालिस्ट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में जो अल्फा डाइएज़ो कीटोन है वो कन्वर्ट हो जाता है कीटीन में। तो कीटीन जो है ये देखिए कीटो ग्रुप एंड इन ग्रुप, तो बन जाता है कीटीन। कीटीन जो है वो एक अच्छा इंटरमीडिएट है। ठीक है, जब हम इस कीटीन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास जो एसिड आता है वो एक हायर होमोलोग आता है ओरिजिनल एसिड का। ठीक है, तो ये जो थी ये रिएक्शन थी आर्नड एस्टर सिंथेसिस की। ओके, फिर जैसे कि मैंने बोला कि जो डाइज़ोमीथेन है वो हमें एक्सेस में लेना होता है। क्यों लेना होता है एक्सेस में? क्योंकि जब हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाइज़ोमीथेन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास अल्फा डाइज़ो कीटोन बनता है और साथ में जो है वो HCl गैस इवॉल्व होती है। अभी जो HCl गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है, अगर मान लो हमने यहाँ पे डाइज़ोमीथेन नहीं डाला है तो वो क्या करेगा, जो अल्फा डाइज़ो कीटोन बना था उसी के साथ वापस से रिएक्ट करेगा और हमारे पास ये वाला जो आपका RCOCH2Cl बना देगा, मतलब कि क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपकी नाइट्रोजन है उसको इवॉल्व कर देगा। ठीक है, तो क्लोरोमिथाइल कीटोन हमारे पास यहाँ पे बन जाती है। तो अगर एक्सेस में हमने लिया होगा डाइज़ोमीथेन तो वो क्या करेगा, जो जैसे ही यहाँ पे HCl इवॉल्व हुई है उसको वो कंज्यूम कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड में और नाइट्रोजन। तो इससे हमारा जो ये वाला प्रोडक्ट है सेफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म। तो जो आर्नड एस्टर सिंथेसिस होती है उसका मैकेनिज्म में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप है वुल्फ रीअरेंजमेंट, सेकेंड स्टेप है हाइड्रोलिसिस या फिर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो होता क्या है, पहले जो हमारा एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से HCl की जो है वो रिमूवल हो जाएगा और हमारे पास ये इस तरह से एक कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होती है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है और वो अटैक करता है। तो यहाँ पे क्लोराइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इधर कार्बोनाइल इंटरनली कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, जैसे ही क्लोराइड ने अटैक किया वैसे ही यहाँ से जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हमारे पास S डबल बॉन्ड O की फॉर्म में SO2 बाहर निकल जाएगा और एसिड क्लोराइड की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये वाली कार्बन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है नेचर में, और जो हमारा डाइज़ोमीथेन अब हम उसमें डालेंगे तो डाइज़ोमीथेन में जो CH2 है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और वो अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे। तो अटैक करने पर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा
ठीक है, दोनों के बीच दोनों आपस में अटैच हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे क्लोराइड जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो वापिस से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये जो कार्बन क्लोराइड का बॉन्ड है वो टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो अब हमारे पास जो है ये बच जाता है R≡COO CH2 एंड N2। अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो जो ये हमारा R≡O ग्रुप है वो -I इफेक्ट शो करता है और साथ ही जो हमारा ये N2 है वो भी -I इफेक्ट शो करता है। तो इन दोनों ग्रुप्स की वजह से जो ये कार्बन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है वो हाईली एसिडिक हो जाती है नेचर में। तो जैसे ही ये एसिडिक नेचर की है और यहाँ हमारे पास मिक्सचर में डाइजोमीथेन भी प्रेजेंट है जिसमें कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इस हाईली एसिडिक हाइड्रोजन को ले सकता है। ठीक है, तो ये इसको ले लेगा और कार्बन का जो ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास R≡COO C और ये CH≡N ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन, अभी इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, ये जो होता है ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होता है। देखिए यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है तो ये वापस से इधर आएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है। ओके, अगर अब यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो सकती है आसानी से, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाइट्रोजन को मिल जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके चला गया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, तो अब इस कार्बन के ऊपर बचा था ओनली नेगेटिव चार्ज और ये दो बॉन्ड। ओके, तो इन जो नेगेटिव चार्ज है उसको इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स भी हम दिखा सकते हैं, है ना। तो एक नेगेटिव चार्ज जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो ये हमारे पास बन गया अब अल्फा कीटो कार्बिन, ये कार्बिन होती है ना, इस तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बिन है ना, तो वही है ये यहाँ पे कीटो ग्रुप है इसलिए अल्फा कीटो कार्बिन। ओके, अब ये जो अल्फा कीटो कार्बिन होती है ये वुल्फ रीअरेंजमेंट शो करती है और कन्वर्ट हो जाती है कीटीन में। कैसे? जो ये कार्बिन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ओके, तो जब ऐसे ही यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो स्टेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ से कार्बन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेकर के जो R ग्रुप है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेकर के कार्बन के पास चला जाता है। ओके, तो हमारे पास ये बन जाता है C≡O, है ना, CH देन R। ओके, अब ये रीअरेंजमेंट हुई क्यों, क्या ड्राइविंग फोर्स थी इस रीअरेंजमेंट के होने के लिए? अगर हम यहाँ कार्बिन पे देखें, कार्बिन का जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? इसके पास देखिए 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 एंड 5 6, इस ये बॉन्ड के भी हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? इस कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर मैं रीअरेंजमेंट करवा देती हूँ तो उसके बाद मेरे पास इस कार्बन पे देखें, हम जहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई है उसी कार्बन पे अगर हम देखें तो अब कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है मीन्स इस कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। यहाँ पे सभी एटम्स जो हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। तो यही ड्राइविंग फोर्स थी वुल्फ रीअरेंजमेंट होने के लिए कि कार्बिन जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल कीटीन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कार्बिन के ऊपर जब हम वाटर का अटैक करवाते हैं तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वाटर में, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी कार्बोनाइल कार्बन पे, और ये आपका ऑक्सीजन का इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से H जो है वो रिमूव होगा और इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म टाइप का रिएक्शन भी हो सकता है, और जैसे भी हमें पता है कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अनदर फॉर्म में। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो यहाँ से शिफ्ट होगा इधर, यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये जो सिंगल यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज जो है वो ले लेगा H पॉजिटिव को, जो यहाँ से रिमूव हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बन जाता है RCH2 C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने स्टार्ट किया था RCOOH से और हमने बना दिया RCH2 COOH। ठीक है, 1 कार्बन इंक्रीज है इसमें, और ड्राइविंग फोर्स में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्यों ये वुल्फ रीअरेंजमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब आगे देखते हैं इसके कुछ फीचर्स और ये कैसे कीटीन यूज़ करते हैं हम फर्दर रिएक्शंस के लिए। जो ये कीटीन होती है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसीलिए जो और भी न्यूक्लियोफाइल है, हमने तो अभी तक देखा कि हमने वाटर का अटैक उस पर करवाया, तो वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है ना। उसी तरह से हम दूसरे कोई न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल है या अमोनिया है या एमीन है, वो भी इसके साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एस्टर, जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एमाइड, और जब ये आपका इसके एमीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ठीक है, तो इस तरह से देखें, अगर हम देखो यहाँ पे है ROH। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके साथ लगेगा OR और इसके साथ लगेगा इसका पॉजिटिव पार्ट, मींस जो नेगेटिव पार्ट है वो लगेगा कीटीन के इस कार्बन से, और पॉजिटिव का जो है वो लगेगा कीटीन के इस कार्बन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट भी अगर हम देखें यहाँ से ये NH2 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में टूटता है, तो NH2 जो है नेगेटिव वो यहाँ लगेगा और H जो है वो इसके साथ लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये H पॉजिटिव निकालने के बाद हमारे पास बच जाता है NHR नेगेटिव, तो NHR नेगेटिव यहाँ पे लगेगा और H यहाँ पे लगेगा, तो इस तरह से हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है फीचर्स क्या हैं इस रिएक्शन के, कि ये रिएक्शन बोलता है कि ये होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब कैसे इंट्रामॉलिक्यूलर है ये रिएक्शन, और साथ ही हमने ये भी देखना है कि जो कार्बोनाइल कार्बन हमारा डायज़ो कीटोन में था, वही कार्बोनाइल कार्बन जो है वो एसिड में भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ हमें जो है वो प्रूफ करवाती है कि ये रिएक्शन जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हुई है। लेवल किया था इस रिएक्शन को एक्चुअली, यहाँ पे जब हम लेवलिंग करते हैं कार्बन को, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट कराते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये कार्बोनाइल कार्बन है वही सेम यहाँ पे भी है आपके प्रोडक्ट में, तो इट मीन ये रिएक्शन क्या थी, इंट्रामॉलिक्यूलर थी। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कि इस रिएक्शन में हमारे पास कार्बिन बनती है, और वो कार्बिन जो है फ्री स्टेट में कार्बिन बनती है, और वही फ्री कार्बिन जो है वो कन्वर्ट होती है कीटीन में, है ना, जो उसका स्टेबल इंटरमीडिएट है रिएक्शन का। ओके, तो कार्बिन को भी हम आइसोलेट, जो कार्बिन फटाफट से कन्वर्ट होती है कीटीन में ना, उसको हम इजीली जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक रिएक्शन ऐसी होती हैं कि वहाँ पे फ्री कार्बिन नहीं बनती है। ठीक है, फ्री कार्बिन नहीं बनती लेकिन कीटीन की फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होती है कि कॉन्सर्टेड मैनर में हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन भी निकलती है और R ग्रुप जो है वो माइग्रेट भी होता है। कैसे इस तरह से, ये देखिए, ये था हमारे पास एक बीच में जो इंटरमीडिएट से पहले बनता है कंपाउंड, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, ओके, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन जो आपका R ग्रुप है वो यहाँ से माइग्रेट होके इस कार्बन पे जाएगा, और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। तो फ्री कार्बन यहाँ पे कहीं नहीं बनी, ये कंसर्टेड मैनर में ही दो स्टेप जो है वो एक ही स्टेप में हो गए। उस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि कुछ एक जगह पे तो ये फ्री कार्बन बनती है लेकिन सब जगह पे नहीं बनती है, तो वहाँ पे कीटीन ऐसे बनती है सिंगल स्टेप में, कंसर्टेड मैकेनिज्म से। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बोलते हैं कि जो माइग्रेशन होती है यहाँ पे R ग्रुप की, वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन रखता है प्रोडक्ट में भी। मींस अगर मेरे पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये S कॉन्फ़िगरेशन का था, जो फाइनल प्रोडक्ट भी बन रहा है यहाँ पे, उसका जो ये कार्बन यहाँ पे है ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन, वो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी यहाँ पे भी वो S कॉन्फ़िगरेशन ही रहती है। मींस माइग्रेशन ऑफ R ग्रुप रिटेन्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज। ओके, नेक्स्ट है कि वुल्फ रीअरेंजमेंट, जो क्योंकि हमें पता है कि जो आर्न्स
एस्टर सिंथेसिस है वो दो रिएक्शन को लेके बनी है, एक है वुल्फ रीअरेंजमेंट प्लस हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे बोलता है कि जो वुल्फ रीअरेंजमेंट है अगर ये फोटोकेमिकली होती है, ठीक है, तो क्या होगा। अगर वुल्फ रीअरेंजमेंट जो है वो फोटोकेमिकली होती है तो आपके पास कीटीन के साथ साथ जो है वो एक ऑक्सीरीन इंटरमीडिएट की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो दोनों से प्रोडक्ट बनते हैं, ऑक्सीजन से भी बनता है और कार्बिन के थ्रू जो कीटीन बनती है उसके थ्रू भी बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। लेट अस सपोज कि हमारे पास ये वाला जो बीच में एक प्रोडक्ट, बीच में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, तो वहाँ पे इस कार्बन को देखो हमने लेबल कर रखा है 14 कार्बन से, ओके। ने तो अगर जब हम इसको यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो हमारे पास N2 तो निकलेगी, ये N2 निकलेगी और ये वाली हमारे पास जो है वो कार्बिन बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। कार्बिन बनने के बाद अब आपके पास जो ये कार्बिन दो तरह से रिएक्ट कर सकती है कि ये बॉन्ड यहाँ पे जाए और ये आर ग्रुप यहाँ पे जाए, जो कि नॉर्मल आपका एक कीटीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाले जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करें, और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाए इस कार्बन के ऊपर, तो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी एज ए इंटरमीडिएट। और इस ऑक्सीजन की जो डिटेक्शन है वो लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी से की गई है, मतलब कि बनता है यहाँ पे, ओके। अब हमें यहाँ सिर्फ लेबल किया है, इसको नंबरिंग करी है ताकि कि हम बता सकें कि नॉर्मल प्रोडक्ट क्या है और जो ऑक्सीजन से बना है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पे देखें तो ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस से इधर भी जा सकता है और इधर भी जाएगा, ठीक है। अगर ये इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये बॉन्ड वापस यहाँ जाएगा, तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, है ना, मीन्स कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करती हूँ और इसको यहाँ शिफ्ट करती हूँ तो मेरे पास ये वाला नया कीटो कार्बिन बन जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में हमें इसको दिखा रखा है, ओके। तो ये दोनों आपस में रीअरेंज्ड हैं, समझ गए। ये नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसमें कि देखिए आपका कार्बन जो है वो कीटो के साथ ही लगा हुआ है, ये वाली कार्बोनाइल कार्बन, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो कार्बन 14 है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, वो कार्बिन बन गई है, और जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं है ना। तो ये न्यू कीटो कार्बिन है। अब यहाँ से फिर से कीटीन बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये R डैश यहाँ पे। तो ये देखिए फर्क क्या है दोनों ही कीटीन में, बस कि ये वाला इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है वो लेबल्ड है, इसमें कार्बोनाइल कार्बन जो है वो लेबल्ड नहीं है। तो जब हम इसको इस कीटीन को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास ये एसिड बनता है विद 14 कार्बन, और जब हम नेक्स्ट उसमें इस वाली कीटीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इस कीटीन की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो हमारे पास है वो एसिड ये मिलता है। तो इन दोनों ही एसिड्स में एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन जो नॉर्मल कीटीन से जो बनी थी उसमें आपका कार्बोनाइल कार्बन वही रहा था जो स्टार्टिंग में था, लेबल्ड वाला ही, और इसमें जो है आपके पास लेबल्ड वाला कार्बोनाइल कार्बन नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशंस क्या हैं आर्न्ड एस्टर सिंथेसिस की। तो पहली सबसे मेन जो एप्लीकेशन है वो यही है कि सिंथेसिस ऑफ एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो जो हमने अभी देखा कि जो ये आर्न्ड एस्टर सिंथेसिस है वो हायर एसिड्स बनाने में यूज़ होती है लोअर वन से, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे साइक्लिक से भी बना सकते हो, एलिसाइक्लिक से भी, एरोमेटिक से भी, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेटेरोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे RCOH है, इसमें हमने थायनाइल क्लोराइड लिया है, डायजोमीथेन ली है, Ag2O और वाटर लिया है। इससे हमारे पास जो है एक हायर होमोलोग बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये अल्फा नेप्थोइक एसिड है। यहाँ पे इन सभी रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ये भी कन्वर्ट हो जाता है आपके एक एक्स्ट्रा CH2। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कार्बन पहले से था और कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके बीच में बस CH2 लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका 80% यील्ड के साथ बनता है। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे ये पूरा R ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज रिएजेंट। और अगर हम इसको दो बारी यूज करते हैं तो यहाँ पे दो कार्बन मिथाइल ग्रुप मिथिलिन ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इस मेथड के अपने ही कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर द अदर मेथड्स। क्या क्या हैं, जैसे कि स्मॉल अमाउंट में ये मटेरियल रिक्वायर होता है इसमें,
अच्छी यील्ड आती है 50 से 80% तक के लिए। और दूसरा ये कि कम स्टेप्स हैं, फ्यूअर स्टेप्स हैं देन द कन्वेंशनल मेथड्स, है ना। और मेन बात जो है, इस रिएक्शन में हम किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं करवाते हैं, तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो जिसकी वजह से जो है हमारे पास अगर कोई फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, रिड्यूसिबल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनको कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि NO2 अगर ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C और फिर कार्बोनाइल कार्बन या लैक्टोन, या फिर आपके पास साइनाइड नाइट्रिल वाला ग्रुप हो या क्यूनोन हो, एस्टर कोई भी हो, उनको इन रिएजेंट की प्रेजेंस में कुछ भी नहीं होता है, अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अपना जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और इस ग्रुप के बीच में CH2 इंट्रोड्यूस होता है। क्लियर, ये अनअफेक्टेड रहते हैं फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो होमोलोगेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे एसिड जिनको हम बाकी मेथड से नहीं बना सकते, उनके लिए ये यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल ग्लूटेरिक एसिड है हमारे पास, उसको हम इस सिंथेसिस को यूज़ करके एडिपिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये 3CH2 ग्रुप हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कन्वर्ट इनटू 4 वाला जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसको हम 2 बारी यूज़ करते हैं इसी सिंथेसिस को, तो एडिपिक एसिड जो है वो आपका 2 कार्बन हायर इसमें होमोलोग में चेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक, मतलब कि 20 होमोलोगेशन हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि ये वाली जो होमोलोगेशन है वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स पे भी एप्लीकेबल है, मतलब कि ये डबल बॉन्ड को अनअफेक्टेड रखती है, उसको कोई इफेक्ट नहीं करती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये CH2COCl आपका बन गया है यहाँ पे एसिड क्लोराइड। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ डायज़ोमीथेन एंड Ag2O और वाटर, जो ये वाला ग्रुप है यहाँ पे सिर्फ CH2 इंट्रोड्यूस होगा, ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल में कोई ग्रुप अफेक्ट नहीं होगा, सिंपली यहाँ पे CH2 ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, रिएजेंट सॉरी, ठीक है, CH2 N2 Ag2O एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ये वाली सिंथेसिस जो है वो यूज़ की जाती है, जैसे कि एस्टोस्ट्रोन सिंथेसिस में, फिर कार्टिकोइड्स मतलब कि डीऑक्सी कार्टिकोस्ट्रोन, है ना, सब्स्टिट्यूटेड एस्टोफिनोन। स्टार्टिंग मटेरियल जो है इन सिंथेसिस के लिए वो है एंथोसाइनिडीन्स, ठीक है। फिर मैस्क्लिन बनाने के लिए, मैस्क्लिन एक एल्कलॉइड है, ठीक है। इन सब नेचुरल प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस के लिए हम कहीं ना कहीं पे एस्टर सिंथेसिस को यूज़ करते हैं। तो डिटेल तो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगी इन सब सिंथेसिस का, पर हम मेन स्टेप्स देख लेते हैं कि कहाँ पे कैसे यूज़ हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डीऑक्सी कार्टिकोस्ट्रोन है, तो इसमें जो भी हमारे पास यहाँ पे एक एसिड ग्रुप रहता है, ठीक है, तो उसमें हम जैसे ही यहाँ पे थायनाइल क्लोराइड या डायज़ोमीथेन डालते हैं तो हमारे पास डायज़ोकीटोन बन जाता है। अब ये डायज़ोकीटोन को हमने यहाँ पे आगे यूज़ वाटर नहीं किया है, ना ही Ag2O किया यूज़, तो सीधा यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, H2SO4 डाला, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, डायज़ोकीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, ठीक है, कीटो अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सिमिलरली omega-3,4 ट्राईमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके बनाने के लिए भी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है डाइमिथॉक्सी है, ठीक है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, इसमें हमने एस्टर अर्नड एस्टर सिंथेसिस करवाते हैं यहाँ तक, ठीक है, और साथ में फिर यहाँ पे फॉर्मिक एसिड डाल दिया है, वाटर नहीं डाला है, सिंपल वाटर के साथ फॉर्मिक एसिड डाला है, तो फिर से आपके पास जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जब हम यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फेट डालते हैं तो वहाँ मिथाइलेशन होगी, किसकी मिथाइलेशन होगी, अल्कोहल की, है ना। तो यहाँ पे H की जगह पे क्या लग जाता है, आपके पास CH3 लग जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए आप अर्नड एस्टर सिंथेसिस यूज हुई है, यहाँ पे भी हुई है। आगे प्रोडक्ट कैसे करना है, आगे के स्टेप थोड़े डिफरेंट रहते हैं इनमें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्टोस्टिरोन। तो इसमें आपकी जो सिंथेसिस है वो कैसे हो रही है ये हम देखते हैं, है ना। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है, सारे रिंग्स हैं, हमें इन ग्रुप से कुछ नहीं लेना, हमें यहाँ पे देखना है कि ये कीटो ग्रुप है। ओके, जब हम यहाँ पे जिंक
CH2Br COO डालते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन होती है। इसको हम डिटेल में करेंगे जब इस नेम रिएक्शन को करेंगे, वहाँ पे इसका फुल मैकेनिज्म और सब देखेंगे। अभी के लिए बस इतना देखिए कि जो यहाँ पे कीटो ग्रुप है उसकी जगह पे आपके पास क्या लग जाता है, OH एंड ये जो CH2COO ठीक है, डबल बॉन्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे। मींस ये वाला पार्ट जो है वो अटैक करता है यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, फिर वो उसके साथ क्या लग जाएगा, आपका H लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनता है रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन। उसके बाद इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में POCl3 pyridine की प्रेजेंस में, फिर आपका हाइड्रोजन प्लेडियम की प्रेजेंस में, फिर मिथेनॉल और KOH की प्रेजेंस में, ये सारे रिएजेंट्स की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो आपका ये एस्टर ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड ग्रुप में। ठीक है, अब जब यहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद होती है आर्न्ड एस्टर सिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपका SOCl2 डाइजोमीथेन, Ag2O, H2O, इन सब की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होती है और CH2 ग्रुप जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ तक देखिए हमारा मेन जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो इसी से रिलेटेड है, पर उसके बाद क्या होता है, ये सारे रिएजेंट्स KOH हो गया, पैलेडियम कार्बोनेट हो गया, HBr CH3 COH एस्टिक एसिड, इन सब की प्रेजेंस में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट जो यहाँ पे मटेरियल था वो कन्वर्ट होता है एसीटोस्टेरोन में। ठीक है, तो जब भी डिटेल सिंथेसिस करेंगे इसकी तो वहाँ पे हम बाकी स्टेप्स भी इसके देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट नेचुरल प्रोडक्ट क्या था, मैस्कालिन था। मैस्कालिन में हमारे पास ये मटेरियल है ट्राइमेथॉक्सी कार्बन, जो आपका एसिड क्लोराइड है वो है ये। ठीक है, पूरा बेंजीक का रिंग भी है, सॉरी। यहाँ पे डाइजो मीथेन और सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया की प्रेजेंस में क्लोराइड की जगह पे आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पे CONH2 बन जाता है। फिर जिंक मरकरी की प्रेजेंस में HCl के साथ ये जो आपका एमाइड टाइप का बॉन्ड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एमीन में। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन है आपकी। नेक्स्ट मेन सिंथेसिस है वो है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो जो डायजो कीटोन्स थे हमारे पास जो बनते हैं रिएक्शन के बीच में, उनको अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस फॉर्मिक एसिड के साथ तो हमारे पास बनता है हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये हमने अभी नेचुरल प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस में भी देखा। ओके, तो ये था हमारा आर्न्ड एस्टर सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी भी सिंथेसिस में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ पे हमें एक कार्बन जो है वो इंक्रीज करनी होती है, चेन लेंथ कार्बन की इंक्रीज करनी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। आई होप कि आपको आर्न्ड एस्टर सिंथेसिस जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, इसका मैकेनिज्म भी समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।